Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी, अरे दाराशिको भाई ऑन कैमरा, क्या बात है, जबरदस्त। ये तो कमाल हो गया सर। नहीं, मैं तो बहुत दिन पहले से कैमरा खोल के आ रहा हूँ, आपको शायद नहीं मालूम। अब मैंने सुना था आपको एक स्ट्रीम में कहते हुए कि आपने जो है अपना कैमरा ओपन कर दिया, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में ऑन कैमरा सामने से मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ, आप नहीं देखे शायद। जबरदस्त सर, जबरदस्त, क्या बात है दाराशिको भाई। जी सर, तो बताएं कैसे हैं आप दाराशिको भाई? नहीं, मैं तो ठीक हूँ समीर भाई। अब देखें ये क्या होता है जब इनके पास इनके पिछवाड़ों में खुद इतनी गंदगी रख लेकर हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी भाई उस जमाने में इन लोगों को स्वागत किया, इतनी बड़ी बेवकूफी की इन को यहाँ पर स्वीकार कर इनको स्वागत कर या फिर डर कर या तलवारों की जोर पर किसी भी कारण पे जो कदम रखने दिया ना यहाँ पर, ये आज इन्हीं का वजन बन चुका है, इन्हीं के लोगों के लिए वजन बन चुका है। और वो वजन ऐसा हो गया कि अब इन्हीं को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के मान्यताओं को ही अब वो गाली देना शुरू कर दी। उनकी तो असलियत है, वो तो 1400 साल से यही करते आए हैं। जब कोई इंसान हमारे पास मेहमान नवाजी से या भिखारी बनकर आता है तो पहले वो कौन है, वो कौन सी आइडियोलॉजी से आता है, वो क्या विश्वास रखता है, इसको परखना पड़ेगा। परखने के बाद उसे कदम रखने की, या ऐसा नहीं है कि जो भी आया हम उसको स्वागत करें तो यही हाल होगा। एग्जैक्टली, उसको पहले परखें जी, उसको पहले परखें, उसकी आइडियोलॉजी समझें, वो किस सोच से आ रहा है, क्या मकसद से आ रहा है, भीख मांगने आ रहा है या आपको धोखा देने आ रहा है, ये सारे समझना पड़ेगा। ये बगैर समझे कि आप जो भी आया उसको, क्योंकि जब तक लोगों को यहाँ के सनातन धर्म को पता नहीं था कि लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, इस तरह के भी होते हैं, इसीलिए वो लोगों ने शायद हो सके थोड़ा बड़ा दिल कर दिया कि इन लोगों को थोड़ा कदम रखने दिया। बाद में ये तलवारों की जोर पे यहाँ के ही लोगों को बदला दिया, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती हुई। वो गलती को आज दुरुस्त करने के लिए अब यहाँ पर राजनीतियां शुरू हो गई हैं, उसके लिए क्या क्या शुरू हो गई हैं, उन्हीं के लिए इनके तलवे चाट कर, इनकी वोट लेकर, इनके जरिए से सीट पे बैठने के लिए बहुत से सूडो सेक्युलर गैंग शुरू हो गई है। खुद अपनी बेटियों को, अपने बावों को, अपने माओं को, अपनी बीवियों को भी गाली दे रहे हैं, नंगी कह रहे हैं। उनके लिए भी आवाज उठाने की इतनी दम नहीं है इनके पास। तो कल यही लोग हैं जो इनके तलवों के नीचे की मिट्टी यहाँ के हिंदुओं के माथे पे चंदन बनाकर लगाएंगे। आपको लगा लेना पड़ेगा, ये वो करके दिखाएंगे आपको कल। अगर आप आज भी नहीं उठेंगे, आज भी इनके सवाल इनको अच्छा जवाब नहीं देंगे सही तरीके से, तो कल इनके तलवों के नीचे की मिट्टी आप लोगों के माथे पे चंदन बनकर आएगी। याद रखें हिंदू। आपके इस बात पे मैं बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा दाराशिको साहब, कि देखिए मैं भी इस बात से 110% एग्री करता हूं कि आप एक देखिए कि माइनॉरिटीज में जो मेजोरिटी है वो मुसलमान है, राइट। माइनॉरिटीज जो कॉम्स में मुसलमान है, और ये माइनॉरिटी वोट, ये मुसलमान वोट बैंक इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हर कोई इनको ऑयलिंग करने में लगा हुआ। आप देखना कि इनके इन माइनॉरिटीज मुसलमानों के वोट जो है एक इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इस वजह से इनको ऑयलिंग करने में सारे तरफ से लोग लग गए हैं। तो ये चीज मुझे भी मतलब दिक्कत देती है दाराशिको साहब जी। दिक्कत नहीं करती, आके आपके माथे पे टीका बनाएंगे, चंदन बनाकर इनकी पाँव के नीचे की धूल लगाना पड़ेगा। आप अगर आपको नहीं करे ना तो आपकी नस्लों को तो करना पड़ेगा। अगर इनको ऐसे ही छूट दे दें, इनको ऐसे ही सहते रहे, इनको ऐसे ही चापलूसी करते रहे, तो ये आने वाले दिनों में ये होगा। ऑलरेडी हो भी रहा है ना, ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे। आप वेस्ट बंगाल पे देखिए सिचुएशन कितना घटिया है। मतलब इनकी इतनी हिम्मत भाई, वो तो पहले एनआरसी के टाइम जो तोड़फोड़ मचाए थे वेस्ट बंगाल में, आप लोगों को पता है। और इसके टाइम पे भी, रिसेंट टाइम में भी जो रोड्स पे आके उतर के ब्लॉक्स करना,
लोगों को दिक्कतें देना, पत्थरबाजी करना, कोलकाता जैसे बड़े मेजर सिटीज का चक्का जाम कर देना, वो वफ के प्रॉब्लम्स को लेके। तो बहुत मतलब सिचुएशन खराब ही है, ऑलरेडी खराब हो चुका है बहुत सारे जगहों पे। जी नहीं, अभी भी सुधरने का, अभी भी बचने का, अभी भी इस देश की संस्कृति को बचाने का मौका आपके हाथ में है, अभी भी है। इस मौके को, इसको भी अगर आप छोड़ देंगे तो जो बात मैं कह रहा हूं वो यहां पर होके रहेगी। आपकी आने वाले नस्लें इनके गुलाम बन के रहेंगे, रहना पड़ेगा। मैं इसमें दारा भाई आपकी बात बिल्कुल 1000% सही है। मैं इसमें एक और बात जो है वो सिर्फ इजाफा करना चाहूंगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, उस पर मैं बिल्कुल भी 1% भी जो है मैं डाउट नहीं कर सकता। इजाफे के तौर पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारे भारतीयों को स्पेशली, मैं सिर्फ किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल, जो मुसलमान नहीं है, हमारे भारतीयों को भी और हमारी सारी दुनिया के लिए ओवरऑल मैसेज है, लेकिन फिलहाल राइट नाउ सबसे पहले भारतीयों के लिए, कि अगर आप लोगों को इस सिचुएशन से बचना है और आप लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होकर के अपनी नुन्नी नहीं कटवानी है और अपनी बहन बेटियों का हलाला नहीं देखना है, या उनका आपको रेप नहीं देखना है, बलात्कार नहीं देखना है, माले गनीमत में अपनी कमाई हुई जिंदगी भर की दौलत आपको मुसलमानों के हाथों में नहीं सौंपनी है, तो सबसे पहले इस्लाम से लड़ने से पहले या इस्लाम के जिहादी मानसिकता वाले लोगों से लड़ने से पहले आपको उन लोगों का इलाज करना पड़ेगा जो अपने आप को सिक्युलर कहते हैं। मेरा भी सिक्युलर, कहना यही है, लिबरल, रैशनल इतने खतरनाक हैं हमारे समाज के लिए दारा भाई, और हमारी इस भारतीय संस्कृति के लिए, कि अगर एक मुसलमान को देखो और आप मतलब एक आतंकवादी को देखो, आतंकवादी मुसलमान को जिसके हाथ में AK-47 है, और दूसरी तरफ एक सिक्युलर, एक बीमार रैशनल को देखो जो रैशनैलिटी में बीमार बना हुआ है, असल में वो सेक्युलर है नहीं, वो सिक्युलर है। ना तो सेकुलर है ना आपकी रैशनल है। बंदूक ये में भी सिद्धार्थ भाई जस्ट एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपके बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा जाता है, हमेशा काट के लोग डालते हैं। तो एक मैं अरे यार सिंपल सी काटे बात तो कर इतना दूं। भी नहीं डरते नहीं हम, नहीं और नहीं थोड़ा नहीं, डरने इतना की बात भाई। नहीं है। हम हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर करेंगे ना कि हम जो है, जो एक्चुअल रैशनल लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे, और जो एक्चुअल सेकुलर है उनकी भी बात नहीं कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। जो रैशनैलिटी और सेकुलरिज्म के नाम पे किसी एक पर्टिकुलर मजहब को, मुसलमानों को ऑयलिंग करता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ भाई प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी लोग जानते हो सुनने वाले, लेकिन आपने ऐड कर दिया, अच्छा हुआ। तो बात यह है कि अगर आपकी बंदूक में एक ही गोली हो सेल्फ डिफेंस के लिए, और सामने एक आतंकी खड़ा है AK-47 लिया, और एक तरफ खड़ा है सिक्युलर, तो मैं कहता हूं सिक्युलर के माथे में मार दो। पहले 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 उसके माथे में मारो, बिल्कुल। क्योंकि अगर उस आतंकवादी ने आपको मारा तो भी उस आतंकवादी के लिए बिरयानी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सही चीजों का इंतजाम, केस लड़ने की उस फैसिलिटी, और यहां तक कि उसको गिल्टी जो है डिक्लेयर होने के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर के उसके फैसले को चुनौती देने वाला ये सिक्युलर होगा। ये सिक्युलर होगा। यही पैसे खर्च करके उसको छुड़वाने की, कोर्टों में बड़े बड़े वकीलों को रखने की, उनकी तरफदारी करने की, उनको जय जय बोलने की, यही करेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने उस आतंकवादी को मार दिया तो तब भी ये सेक्युलर, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे दे करके आपको जो है जीने लायक नहीं छोड़ेगा। यूं कहेगा आपने उस इंसान की जान कैसे ले ली, भले ही आतंकी था लेकिन था तो इंसान, तो तब भी अपना दोगलापन दिखाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं आतंकवादी से पहले इस सिक्युलर को मारो, इस सिक्युलर का इलाज करो। एक आतंकवादी को आप मारेंगे, ये सेक्युलर और दो को लाके खड़ा करेगा आपके सामने, और दो को बना के ये खुद लाएगा, दो को बना के लगे लाएगा, और उनको जो है सारी फैसिलिटीज भी दिलाएगा। इसके बावजूद कि आपके देश के सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया गया, आपके देश की राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया, जगह जगह पर मासूम बेगुनाह लोगों का खून पानी की तरह बहाया गया, उसके बाद भी इन सिक्योर लोगों ने अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई,
अजमल कसाब को सेफ्टी पे, उसकी सिक्योरिटी पे 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, और तो और उसको केस लड़ने के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करके दिया, और जब उसको फांसी की सजा दे दी गई तो उसके बाद उस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि प्रेसिडेंट तक को उसकी माफीनामे की रिक्वेस्ट भेजी इन लोगों ने। यही थे वो लोग सेक्युलर। अपने देश के दुश्मनों को पहचानो। अगर इस देश की धरोहर को, इस देश को बचाना है, तो कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने से पहले अपने अंदर बैठे जय चंदोर, अपने अंदर बैठे इन मुनाफिकों का और सेक्युलरों का इलाज करो, तब जाकर के देश बच सकता है, वरना तो भाई कोई इम्कान नहीं है इस देश के बचने के। बिल्कुल, यही तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको इनसे पहले इनसे लड़ो, इनकी सांस रोको, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे, आपकी नस्लें नहीं बच पाएंगी, आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इस्लाम जहां जहां गया समीर भाई, वहां वहां उसका राज पूरा सब पूरा कर वो वहां पर इस्लामिक दुनिया बनाकर ही रखा। सिर्फ एक ही भारत, वो भी छोटा सा टुकड़ा, पूरा भारत नहीं, वहां की संस्कृति की उस वजह से यहाँ पे बहुत से लोग इनको सीना तान के इनसे लड़े, या बहरहाल कुछ भी कारण से वो पूरा नहीं बना सके। इसीलिए अल्ताफ हुसैन हाली एक नाम के शायर हैं, उर्दू में गुजरे हुए, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, दीन हिजाज का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम पे पहुंचा, ना दीन अटका ना मंजिम टटका, मुहाजिर कोई इंसान ना इसका, किया जिसने 7 समंदर पार, डूबा यहाँ पे गंगा में आकर। उसको नाराजगी थी कि वो यहां पूरी तरह से नहीं कर पाया, गंगा में डूब गया आकर थोड़ा सा इस्लाम। जी जी, ये नहीं, इस पे जो है, अगर आप हिस्ट्री पे गौर फिक्र करें दारुशुको भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आएगी। हाँ। कि कैसे जो है इजिप्ट पूरा का पूरा सिर्फ 50 साल में सरेंडर कर दिया इस्लाम के सामने। ईरान, इजिप्ट, ईरान, इराक, ये बड़ी बड़ी जो ताकतें थी, रोमन, पर्शियन, और ये सब दुनिया की उस वक्त की बड़ी से बड़ी ताकतें जो थी, वो इस्लाम के सामने ज्यादा से ज्यादा 100 साल में ढेर हो गई, खत्म हो गई। ये भारत एक ऐसी जमीन है जहां पर इतने साल राज करने के बाद भी आज तक भी संपूर्ण भारत को जो है ये लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये लोग अपने मन मुताबिक उसको रंग नहीं दे पाए, इस्लामिक शरीयत यहां कायम नहीं कर पाए, इसलिए कह रहे हैं कि डूब गई गंगा में आकर। हाँ, लेकिन अगर जो अल्ताफ हुसैन हाली की नाराजगी आप पूरी मत कीजिए, अब आप पूरी करेंगे इसकी। यहाँ के सेक्युलर तुले हुए हैं कि हम अल्ताफ हुसैन हाली की नाराजगी को पूरी करके बताएंगे। जी, नाराजगी दूर करने पे लगे हुए हैं। हाँ, नाराजगी दूर करने में लगे हुए हैं। हाँ, कि भाई तुम नाराज मत हो, हम हाँ। जो है इसको पूरा करेंगे। अब आप देखिए ना, आप आज भी देश का जो है भारतीय, हिंदू, सनातनी और ये सब बड़े गर्व से गाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। ये भूल करके कि ये उस जिहादी मानसिकता वाले, सोच वाले अल्लामा इकबाल ने लिखा है, जिसने पाला बदलते ही ये लिखा कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा है। और फिर आगे और लिखता है कि चीनो अरब और हमारा चीनो अरब हमारा। तो मतलब सारी दुनिया को जो है इस्लाम का दीन, इस्लाम की जमीन कहने वाले इंसान की के कलाम को हम गाते हैं और ये सोचते हैं कि ओहो हो, हम कितने बड़े देशभक्त हैं और कितना अच्छा देशभक्ति का कलाम हम गा रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप देखो कि जैसे ही किसी मुसलमान को ये सवाल उठाया जाता है उसके ऊपर कि भाई तुम राष्ट्रगान गाओ, राष्ट्रगीत गाओ, तो वो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत नहीं गाता, वो यही गाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाप ने लिखा है ये। हाँ, उसके बाप ने लिखा है। और आखिरी जुमला यही बोल के गया है कि चीन और अरब हमारा, सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा। क्यों है हमारा? क्योंकि हम ईमान वाले, हाँ, ईमान वाले, इसलिए सारा जहां हमारा, हमारा हक है। वो बोलता है कि हमारा हक है। एग्जैक्टली
असल में बात यही है ना दर्शकों भाई कि हमारा जो समाज है उसको हिस्ट्री का पता ही नहीं है, उसको बिल्कुल हिस्ट्री बताई ही नहीं गई, उसको उसका जो इतिहास है वो उसे नहीं पढ़ाया गया, उसको इतिहास भी उसका तोड़ मरोड़ करके पढ़ाया गया। आज भी एनसीईआरटी की किताबों में जब बच्चा एक कक्षा 1 से प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में पढ़ना शुरू करता है और कक्षा 10 तक पढ़ता है, उसको हिस्ट्री के नाम पे यही पढ़ाया जा रहा होता है। अशोक से, वो मौर्य से शुरू करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे, अशोक पढ़ाएंगे और उसके बाद सीधा जब मार करके मुगलों पे, और कोई नहीं बीच में। क्योंकि और अगर मुगलों को, और देखिए अशोक के लिए एक चैप्टर, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी एक चैप्टर, मतलब मौर्य वंश के लिए भी एक चैप्टर, उसके बाद मुगलों के लिए आहा कम से कम 20 25 30 चैप्टर। पहले हुमायूं, फिर बाबर, फिर अकबर, फिर औरंगजेब, फिर ये, फिर वो, सब पढ़ाएंगे साले, सब पढ़ाएंगे। दाराशी को कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। कोई नहीं पढ़ाएगा दाराशी को। और इतना ग्लोरीफाई कर करके बताएंगे इन मुगलों को, अकबर महान, अकबर द ग्रेट। कहां से ग्रेट है भाई? नहीं, ये कौन सा इसलिए भी ग्रेटनेस हुआ का काम समीर किया है? भाई, अगर आप मक्का के अंदर 5वीं क्लास मदरसे की तालीम हासिल करने वाले को लाकर एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे तो ये, नहीं तो क्या होगा जी। अच्छा, ये तो रही किताबों की बात, उस एजुकेशन की बात जो हमारा बच्चा हासिल कर रहा है, ठीक है जी। उससे आईएएस आईपीएस कंपटीशन में या इसको क्रैक करने के लिए जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी मुगलों के शासनकाल के और मुगलों की बड़ाई के पूछे जाएंगे, मुगलों के रिश्तों के पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री, हमारी सीरियल इंडस्ट्री। ये बनाएंगे सीरियल साले किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। हाँ। और अकबर के ऊपर सीरियल बना करके अकबर को इतना महान, इतना खूबसूरत, लंबा चौड़ा, बेहतरीन किरदार वाला, सबकी इज्जत करने वाला ऐसा दिखाएंगे, ऐसा तो ये भगवान राम को भी ना दिखाएं किरदार में जैसा अकबर को दिखाएंगे। और फिर और किसको दिखाएंगे? ये जो साला छोटा, ठिंगना, काला, बदसूरत है, घटिया लोग, वो मुगल जिनको पोटी करने के बाद धोने की तमीज नहीं थी, जो कपड़ों से और कागज और पत्तों से साफ किया करते थे, इसकी वजह से उनको अक्सर बीमारियां रहती थी, गंदगी रहती थी, खुशबू मार मार करके बदबू छिपाया करते थे। उनको ये इतना ग्लोरीफाई करके बताते हैं और हमारे भारतीय सनातनी मजे से पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है सर, अब पता ही नहीं उनको। इनको वो इंटरव्यूज में, एग्जामों में सवालात भी यही देंगे तो थोड़े लोगों को मजबूरन पढ़ना भी वही पड़ रहा है। उनको तो असली तारीख हटा ही दीजिए उनके सामने से जी। यही तारीख को मजे ले लेकर पढ़ रहे हैं कि इतना क्यों समीर भाई? ये ठीक है, थोड़ा बहुत जो हैदराबाद स्टेट को मीर उस्मान अली ने जो वहां पर जो हिंदुओं के ऊपर, जो नॉन मुस्लिम के ऊपर जो जुल्म किया था, कब? ये तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ना। रजाकार उनकी तारीफ को ग्लोरीफाई करके लिखे हुए हैं, आज भी उनको ग्लोरीफाई करते हुए पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही हैं, जी। असेंबलियों में तारीफें हो रही हैं निजाम की। असेंबली की तो हाल ही मत पूछिए दर्शकों साहब, असेंबली का तो ये हाल है कि वंदे मातरम बोलने में जिनकी मां मर जाती है, हाँ। वो जय फलस्तीन, जय और वो अल्लाह बोल देंगे। अकबर, नारा हाँ। तकबीर बोल करके अपना गुजारा करते हैं। जय फलस्तीन मतलब इनके बाप के जहेज में मिला है इनको फलस्तीन, या इनकी अम्मा लेकर के आई थी दहेज में? क्या क्या लेना देना है इन लोगों का, बताइए फलस्तीन से? ये भारत धरती पर रहकर के वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जय फलस्तीन बोलेंगे, नहीं, मैं तो नारा तकबीर अल्लाह को बोलेंगे। ये गलती इनकी भी नहीं है। इनको इस तरह से आजाद छोड़ दिए हैं आप लोग, इस तरह की पूरी आजादी दिए हुए हैं। बताओ कौन सा इस्लामी मुमालिक इस तरह की आजादी देकर छोड़ा है नॉन मुस्लिम्स को? तो वो करेंगे, उस आजादी को तो इस्तेमाल करेंगे ना वो। आप पाबंदियां लगाओ, थोड़ो सारा वो एक एक को बोलना, बोलेगा तो रहेगा, नहीं तो भाग यहां से बोलो। जी।
ये ना होने की वजह से ना उस आजादी का ये फायदा उठा रहे हैं। आजादी उसको दो जो समझदार है, अक्लमंद है, और जो संस्कृतियों को, यहाँ की समाज को समझ सकता है, उसको दो आजादी। बिल्कुल सर। और आजाद साहब भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में है, कह रहे हैं समीर भाई दारा भाई का इंट्रोडक्शन कर दो, कुछ व्यूवर्स इनको नहीं जानते प्लीज। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता आजाद जी, अगर कोई इक्का दुक्का लोग नहीं जानते तो मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगा, मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो है रहबर हैं, एक्स मुस्लिम्स, बहुत काफी पुराने एक्स मुस्लिम हैं। तो हमारे दारा शिको साहब जो है वो एक्स मुस्लिम हैं और साउथ से हैं, साउथ से ही है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी जी जी, मैं ज्यादातर साउथ की तेलुगु भाषा में ही करता हूँ। जी जी, तो साउथ से हैं और तेलुगु लैंग्वेज में भी, तेलुगु रीजन में भी अपना एक्स मुस्लिम चैनल चलाते हैं दारा शिको के नाम से। हिंदी में भी इनका वही चैनल है दारा शिको, और वही उसी चैनल के ऊपर कंटेंट ये तेलुगु में भी बनाते हैं। तो तेलुगु लैंग्वेज में भी मुसलमानों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, काफी सालों से एक्टिव है, काफी गहराई से जुड़े हुए हैं हमारी इस मूवमेंट के साथ में, और इस मूवमेंट को पकड़ करके मजबूती से चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कंटेंट मुझे जो लगता है दारा शिको साहब का, वो वीडियो जिसको मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ, राहुल दीवान जी के साथ जो आपका इंटरव्यू है दारा शिको साहब, जी, मैं thank you, अक्सर उसको सुनता हूँ। और आपका जो इंटरव्यू है बड़ा जबरदस्त है, मिलियंस में व्यूज हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ जी, तो आप सभी वैसे लोग अगर आजाद भाई का भी शुक्रिया, थैंक यू आजाद भाई। समीर भाई आपका भी। जी जी, अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो हमारा फर्ज है सबको साथ लेकर के चलना और सबके साथ चलना। और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी जरूर हमारे दारा शिको साहब के चैनल को और हमारे आजाद ग्राउंड जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जहां पर आपको मतलब टाइम पास, मस्ती, मजाक, जोक, ये सब चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको नॉलेज, ज्ञान और अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सही फिक्र आपको जरूर मिलेगी। और अगर आजाद जी के चैनल पर को आप चले जाएंगे और सुनेंगे उनको, तो इसके साथ साथ आपको जिंदगी भर का तजर्बा भी मिलेगा जो आजाद जी वक्त वक्त पर देते रहते हैं। और आजाद जी के बारे में मैंने एक और चीज एक्सपीरियंस की कुछ दिनों में, कि भाई बहुत अच्छे जो है आयुर्वेदिक नुस्खों के जानकार भी हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी सता रही है और इलाज हो नहीं रहा है आपका अंग्रेजी दवाइयों से, जो कि बिल्कुल होता नहीं है, सही बात तो यही है, तो आप उसके लिए भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो उसमें भी और आपको फायदा होगा। आजाद भाई का मैं एक स्पेशल थैंक्स इसलिए करूंगा कि मेरे शुरुआत के दिनों में इन्होंने ही मुझे एक्चुअली चैनल बनाने का, और चैनल मेरी जो पहली स्ट्रीम थी उसकी इन्होंने स्कूटर पे जाते हुए कहीं लॉन्ग उसका प्रचार किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था मेरी पहली स्ट्रीम को स्कूटर पे जाते जाते। तो उसके लिए आजाद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जी जी, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग लगे रहे सारे एक्स मुस्लिमों के साथ, और सारे लोगों की स्ट्रीमें देखें, और आप समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं देखें कि टाइम पास के लिए। अगर कोई टाइम पास के लिए आते हैं तो मैं तो मना करता हूं ऐसे लोगों को। आपको सोचने के लिए, समझने के लिए, और इसके ऊपर आपको स्टेप लेने के लिए सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 9 बजे से के बाद फ्री हैं, टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि टाइम पास के लिए मत देखिए भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या बात है, आज तो मौसम बनने वाला है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। खैर जी, आजाद जी खुशामदीद, इस्तकबाल, जय हिंद, वंदे मातरम, कैसे हैं सर? जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद आजाद जी। जी जी, खैरियत? बहुत जरूरी बात करने के लिए मैं यहाँ पर मजबूर होकर ऐड हुआ, वरना कमेंट में स्टार्ट से था। अभी आपने आयुर्वेदिक की जो बात की है ना, जी तो मेरे पास कुछ फार्मूलेज है जो तकलीफों को दूर करने के लिए मैंने लिख रखे हैं। एक वैद्य के पास 6 साल काम किया था मैंने, तो उसमें जी एक फार्मूला नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आयुर्वेदिक से ताल्लुक रखते हैं और इनसे संपर्क करें, तो भाई पावर बढ़ाने का फार्मूला मेरे पास नहीं है, तकलीफों को दूर करने का ही है। तो प्लीज ज्यादा यानी कि वो
हकीम जुल्फ़िकार वाला मामला यहाँ पर नहीं है। हाँ, वो जुल्फिकार फार्मेसी के पास है। काम भारी वाला, आप उसकी चिंता ना करें आजाद जी, काम भारी वाला हाँ, फॉर्मूला उसके पास। नहीं नहीं, आजाद भाई को शायद इसका एक्सपीरियंस है कि लोग ये आयुर्वेद बोलते हैं उसके लिए पहले भाग के आ जाते हैं। नहीं, दारा भाई क्या हुआ था, मेरा जो पहला चैनल था ना जो उड़ गया था, उसमें एक दो बंदों को मैंने कुछ फार्मूले दिए थे, तो वो पर्सनल में दिया था, लेकिन उन्होंने लाइव में आकर उन्होंने शुक्रिया भी बोला और बोला कि बहुत करामत रहा और किडनी की तकलीफ खत्म हो गई, और किसी ने कहा मेरा पुराना मर्ज चला गया और जोड़ों का दर्द खत्म हुआ। तो लाइन लग गई थी कि भाई उसका पावर बढ़ाने का फार्मूला। मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि कभी नहीं बनाया मैंने, और ना ही इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है मेरा बनाने का। तो प्लीज अगर कोई तकलीफ है तो जुड़ सकता है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि मैं जो भी दूंगा उसमें साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। आपको फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन तकलीफ के बारे में बात नहीं करें, नहीं, लेकिन आजाद जी मुझे तो जितने फॉर्मूले आपने बताए हैं मुझे तो सब में फायदा हुआ है। जी थैंक यू तो सो मच। जी तो पाओ ये शौक के मामले में संपर्क ना करें, हाँ तकलीफ के मामले में कर सकते हैं आप। जी दारा जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अपने चैनल के प्रमोशन के लिए बात नहीं की, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे से कम एज के हैं और लगातार काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं हर चैनल पर जब भी मैं एंट्री करता हूँ, चाहे कमेंट में हो या स्क्रीन पे, मैं कहता हूँ कि उनको प्रमोट इसलिए करना है कि जिस एंगल से समीर भाई इस्लाम को देख रहे हैं वो उनके बारे में बताते हैं। समीर भाई आपसे 2 मिनट लूंगा, और व्यूवर्स में जितने भी लोग अभी देख रहे हैं समवाट 300 लोग देख रहे नहीं, हैं, 2 मिनट बाकी 2 मिनट और में आपको नहीं दे 2 मिनट में आपको नहीं दे सकता। आप पिछली स्ट्रीम में भी नहीं आए, आपकी सजा ये है कि पूरी स्ट्रीम के दौरान आप हमारे साथ रहेंगे आज। नहीं, पिछले स्ट्रीम का तो बहुत ही अलग अफसाना है। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा सर। वो कुछ भी नहीं, स्टॉक करने के लिए मैं सूखी लाल मिर्ची लाया था, उसको पीस रहा था, और पीसने के बाद वॉशरूम चला गया और भूल गया कि मेरे हाथ मिर्ची के थे। तो सॉरी सॉरी आजाद जी। जो content- अच्छा, मैं खुतेजा की डेथ कब हुई और मेराज का वाकया कब हुआ, उस दोनों में डिफरेंस कितना है, और मेराज पहले भी या डेथ पहले भी? सर जाहिर सी बात है सर, महराज पहले हुई होगी, क्योंकि डेथ तो के बाद तो महराज कैसे हो सकती है। जी नहीं, खुतेजा की डेथ से पहले भी है, खुतेजा की डेथ के बाद भी नहीं, है? अच्छा, खतीजा खतीजा के खतीजा के बाद जी जी, खतीजा की डेथ के बाद हुई। बाद हुई। हाँ, खतीजा की डेथ के बाद हुई है जी। कंफर्म? हाँ जी जी कंफर्म। थैंक यू सो मच। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, ये सुना सुनी बातों पर बिलीव करते हैं। अच्छा, बिलीव इस हद तक करते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इससे होता ये है कि आपकी, यानी कि जब भी हम सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं तो हमारे साथ सच होना इसकी हम कोशिश करें। जाहिर है कि सच का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किताबों से रेफरेंस सच पेश करे और पूरा एनालाइज करके। सच का मतलब ये नहीं है कि कुरान सच है, सच का मतलब ये नहीं है कि हदीसा सच है। सच का मतलब सच नॉलेज लोगों तक पेश करे। अब छोटी छोटी किताबें जो मौलवी बयान करता है, कॉमेडी के लिए हम ले, लेकिन जो इस्लाम की रियलिटी है, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, एक क्लिप पेश किया, जब मैं उसको कह रहा हूँ कि ये फेक नरेशन है, तो वो मुझे ही इल्जाम लगा रहा है कि मैं इस्लाम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं इस्लाम को अभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बात आप सुन लिए होंगे। तो इसलिए मैंने डेट मांगा था कि मैं जो कहता हूँ वो दूसरे भी एक्स मुस्लिम कहते हैं जो रियल हिस्ट्री जानते हैं। बाकी जो कह रहे हैं वो भी जानते होंगे, लेकिन नफरत में हम झूठ का सहारा ना ले। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं जी नहीं, इसका आजाद भाई इसका एक दलील ये है जो सब चीज सब लोगों को मालूम है, भले ही आप तारीख ना पढ़े कुछ भी ना पढ़े, अगर उम्मे हानी के घर में सो के उठ के आकर जो मेराज का वाकया मोहम्मद साहब बता रहे हैं, तो इससे ही समझ में सकते हैं सबको कि खदीजा जिंदा नहीं थी।
अगर जी खदीजा के जिंदा होते हुए उम्मे हानी के घर से निकले तो क्या हाल होता था मोहम्मद साहब का, ये सारे लोगों को पता है। क्योंकि मैं मुस्लिम जी था, जब भी ये बातों को मैं कंडेम करता था कि मेराज में एक सेब खाने के लिए दिया गया और उससे उनकी कुव्वत वह बढ़ गई, फिर वापस आए खुतेजा से डिंग डोंग करे तो फातिमा पैदा हुई। तो जब भी सेब की याद आती तो फातिमा के सर को सूंघते या उनकी जबान को चूसते। तो मेराज से आने के बाद खुतेजा कहाँ से मिलेंगे भाई, मेराज से पहले मर चुकी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज ये बात जो आपकी आपने कही आजाद जी, ये बात मैं भी कई मर्तबा कह चुका हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी और दूसरों के प्लेटफॉर्म पे भी। इवन कल ही की बात है, प्रेम के चैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था, प्रेम भाई के चैनल के ऊपर, वहां भी यही बात मैंने दो लोगों को कही जब उन्होंने कुछ सवाल पूछा इस्लाम के ऊपर। मैंने कहा देखिए आपका सवाल जो है ना वो इलॉजिकल है। वो इस वजह से लॉजिकल है क्योंकि अगर इसी तरीके का सवाल सेम आपके अकीदे पर कोई मुसलमान पूछेगा तो आप भी उसको उसी तरीके से दिफा करोगे जिस तरीके से मुसलमान करता है। तो इस वजह से इलॉजिकल सवाल है और वैलिड वे नहीं है। तो देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ आजाद जी इसके लिए कि इस्लाम अपने आप में इतना घटिया है, इतना बुरा है कि अगर आप उसकी सही तालीम, सच्ची तालीम कुरान और हदीस की लोगों को बताएंगे तब भी वो घटिया साबित हो जाएगा। आपको जी अपनी तरफ से झूठ बोलने की और नमक मिर्च लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। वो अपने आप में खुद इतना गंदा है कि उसकी सही तालीमात बता दो बस उसी में एक्सपोज हो जाता है। हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अल्लाह ही के पास है तमाम जमीनों आसमान का इल्म और अल्लाह ने कुन फयकुन कह करके सारी कायनात को पैदा कर दिया। बस इस्लाम एक्सपोज हो जाता है जी, कुछ कहना ही नहीं पड़ता इससे आगे। जी वो हुआ ये होता। अफगानी बाबा को तो आप जानते हैं ना, मरहूम अफगानी बाबा। मरहूम हो गया वो? जी कैसे, सच में या मजाक कर रहे हैं? नहीं सच में हार्ट अटैक आया था उनको। अच्छा। ओ और उसको भी ज्यादा, यानी कि तकरीबन अब 4 महीने होने को आए। तो जैसी उनका जी उनको उनकी डेथ हुई थी ना, उसी दिन मुझे न्यूज़ मिल गई थी। दूसरे तीसरे दिन मैंने कोराम सर से और बाकी कुछ लोगों को कहा था कि इसको हाईलाइट मत करो, मुसलमानों को खुशियां मनाने का उस वक्त थोड़े हालात भी ऐसे थे एक्स मुस्लिम के कि खुशियां मनाने का मौका ना मिले। तो खैर वो जब अफगानी बाबा मेरे चैनल पर आए, दूसरों के चैनल पर गए, लोग रिस्पेक्ट करते थे, बहुत अच्छा आदमी था। उनसे मैंने कहा था कि भाई आपको जो लैंग्वेज आती है, जैसा आप दारा शिकोह बैठे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में भी आप स्ट्रीम कर सकते हैं, करो, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। आप जिस एरिया के हैं उस एरिया की ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं, पहली बात। दूसरा, वहाँ की लैंग्वेज जानते हैं। तो आप पे पहला फर्ज तो यही बनता है कि उन लोगों के अवेयरनेस के लिए आप काम करें। वो बड़े खुश हुए इस बात को, नाराज नहीं हुए। आज जो भी मुझे मिलता है जिसकी लैंग्वेज अलग है, जो भारत से नहीं है कहीं और से है, तो मैं उसे यही कहता हूं कि भाई इस्लाम तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज है कि हर देश का इस्लाम अलग अलग है, हर देश की बोली अलग अलग है। जो जिस देश का उस देश में अवेयरनेस लाने के लिए कुछ करे तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को साथ में लेकर। यहाँ समीर भाई होता क्या है कि भारत में जो कोई भी हो, जितनी भी कम्युनिटीज है जो नॉन मुस्लिम है, उनको इस्लाम की उतनी ज्यादा मालूमात उतनी है जितनी वो गूगल सर्च कर ले या एक्स मुस्लिम चैनल देख ले। अब एक्स मुस्लिम चैनल देखने वालों में वो जो तादाद है सारे व्यूअर्स की, सब्सक्राइबरों की, एक सिटी की पॉपुलेशन के बराबर है। बाकी लोगों को अभी भी इस्लाम नहीं पता। तो कुछ लोग नॉन मुस्लिमों का इसी बात का फायदा उठाते कि इस्लाम का इनको नॉलेज नहीं है, अच्छे स्टाइल में हम झूठ बात भी बोले तो ये सही मान लेंगे, और सही मानने के बाद एक दूसरे को ये बोलते फिरेंगे। उससे होगा क्या? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसमें इसके पीछे मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि भाई अगर आपने झूठ को सच मान लिया और वही बोलते बैठे या वायरल करते रहे तो आपका वैल्यू कम होगा, साथ ही साथ एक्स मुस्लिमों का भी वैल्यू कम होगा कि देखो ये झूठ फैला रही, शायद एक्स मुस्लिम चैनल पर से झूठ नरेशन फैल रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो प्लीज, और जो कोई यहाँ नाराज होता है और ये कहता है कि ये बंदा गलत, अभी एक एक कमेंट का तो जवाब नहीं दूंगा समीर भाई आपके स्क्रीन पर,
तो जी ये बात लिए मैंने ये बात रखा था कि व्हाट्सएप ग्रुपों में एक नॉन मुस्लिम से अगर ये कमेंट आ रहा है और मैं इसको समझा रहा हूँ भाई कि नहीं नहीं ये बात गलत है, इस्लामिक हिस्ट्री से हमको देखना पड़ेगा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट से हमको देखना पड़ेगा, तो बनता है कि नए नए फलाना बंदा जो है ना बहुत नॉलेजेबल है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि किसी के अच्छे स्टाइल को अच्छा नॉलेज मत समझ ले, नॉलेज वही है जो किताबों में होता है। और आजाद भाई ये मोमिनों की साजिश भी है इसके अंदर के एक्स मुस्लिमों से झूठ बोलाने लगाओ और वो झूठ को लेकर बताते रहो कि ये झूठ बोलते हैं। हाँ यही है ना। ये इनकी साजिश भी है इसके अंदर। मैं एक क्लिप काट कर आपको भेजता हूँ समीर भाई, वो क्लिप को जरा गौर से देखिए, आप बताइए एक्स मुस्लिमों का इसमें फायदा है या नुकसान है। मैं यार स्ट्रीम पर तो आप शेयर ना करिए इसको, लेकिन मैं जी पर्सनल में आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पर, आज ही की मेरे को रिसीव हुई आज। जी 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 ठीक है दाराशिका आजाद जी। सर, क्या हाल है, कौन सा इशू कौन सा टॉपिक ले रहे हो आप? अच्छा समीर अच्छा भाई, थोड़ा मेरे को बुलावा आ रहा है, कोई आने लगता है। जी 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 मैं जी थोड़ा हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आजाद भाई, आपका भी बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया आजाद शुक्र भाई, थैंक यू सो मच, आप अपना Thank you, कीमती आजाद वक्त निकाल के आए सर। चड्डी वाला। वो उसमें से एक जोक मुझे याद आ गया। जी एक भिखारी किसी घर के सामने आकर कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो अंदर से आवाज आती है टमाटर खा। हाँ, तो वो टमाटर खा आवाज सुन रहा था और खड़े रह रहा था, तो बाजू वाले ने बोला भाई वो तोतली है, जबान की लुकनियत है उसकी, वो कह रही है कमा कर खा। अच्छा, और सुन रहा था क्या, टमाटर खा। हाँ टमाटर खा, तो वो रुक गया था कि टमाटर ही सही खा लेंगे, तो फिर वो दूसरे ने कहा कि भाई टाइम पास मत कर, वो कह रही है कमा कर खा। जी अच्छा आजाद जी, एक आदमी को अगर आप एक चीज एक बार समझाओ, फिर आप 2 बार समझाओ, फिर आप 10 बार समझाओ, फिर आप 1000 बार समझाओ, और उसको फिर भी वो बात समझ में ना आए, और फिर भी वो वही सेम हरकत करे जिससे उसका नुकसान है, या आप उसको 1000 बार बता चुके हैं, तो फिर ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए आजाद जी? ऐसे इंसान से डिसकनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नुकसान उसका है लेकिन हम उसके गवाह ना बने। अच्छा ये जुमन बोल के एक भाई हैं, उनको ऐड किया गया है, जुम्मन जी जी। मोमिन मोमिन है आप? हाँ मोमिन है, लेकिन समीरवा को कह देना मत बोल। समीर वाह नहीं है भाई, यहाँ पे कोई, यहाँ पे मतलब तुम्हारे मौसी का लड़का नहीं लगा है भाई, ठीक है? अच्छा मजे की बात ये है, अच्छा मृत्यु भाई, अच्छा मृत्यु भाई, जी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ हाँ ये जो साहब हैं, ये अगर मैं किसी भी चैनल पे रहता हूँ तो ये उस चैनल पे जाकर के यही बोलते हैं, समीर वाह नहीं बोलेगा, और अगर ये कहीं होते हैं, मैं इत्तेफाक से वहां चला जाऊं, तो ये वहां से चले जाते हैं। चलो तब तक तो समझ में आता है कि कोई एक इंसान जो है वो हमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है सर, इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रहा है, या ये हो सकता है कि उसको ऐसा लगता हो किसी भी रीजन से, हम अपने बारे में अच्छा एज्यूम करते हुए सोच लेते हैं कि भाई वो उसकी काबिलियत नहीं है हमसे बात करने की, वो हमको काउंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए डरता है। लेकिन ये पहली बार आप देखेंगे कि जो इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता, उसी के वो इंसान उसी के घर जाएगा, उसी के दरवाजे को नॉक करके कहेगा कि भाई मैं आ गया, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। अंदर जाके बैठा भी और बोलेगा कि तुम अपने घर से निकल जाओ भाई। नॉट ओनली दरवाजे पे, अंदर जाके बैठेगा भी चेयर पे और बोलेगा तुमसे बात ना करनी भाई। भाई ये होता है मोमिन भाई। तो इससे तो पता चलता है अच्छा मृत्यु भाई कि इसका ये कहना कि समीर से बात नहीं करना या समीर बात नहीं करेगा, ये सिर्फ एक नौटंकी, एक ड्रामा है। असल में ये अटेंशन सीकर है। वो इनको गर्लफ्रेंड होती नहीं है, मतलब सिद्धार्थ भाई जाओ अभी नहीं अभी बात अभी जब करना। ये आया था ना स्टार्ट में, कभी जी भी ये ज्वाइन करेगा, आप देखिएगा ये बहुत मतलब ठीक ठाक नॉर्मल आवाज में बात करेगा, और विद इन अ सेकंड फिर ये वॉइस चेंजर लगाएगा और फिर इस तरह की आवाज में बात करेगा। मतलब इस आदमी की जो है इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये अपनी असली आवाज में सही तरीके से बात कर सके।
हाँ भाई डंगर, बोलो भाई डंगर भाई। डंगर अबे डंगर जब तू जान रहा है कि कुरान एक ऑथेंटिक किताब है, लेकिन फिर भी तू पीछे पड़ा रहता है कि अरे कुरान क्या है, कुरान क्या, नमाज क्या। अरे इंसान स्ट्रगल कर रहा है दुनिया में, तो उसके की पीछे क्यों पड़ा? हर जगह पे तू हारा है डिबेट में, जिसको अच्छा देखो उसको मैंने साबित किया, फिर भी तू यार कुरान के पीछे पड़ा है। तू पक्का हरामी है तू। अच्छा यार इनको बकवास बाहर बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। ओ भाई ब्राउन वाला सर्टिफिकेशन मिल स्टिकर, गया। हाँ, ये स्टिकर भी स्क्रीन शेयर कर देना, ब्राउन वाला। कर देता हूँ। अरे मरने से डर जा भाई, कम से कम अब तो तौबा करके एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा, कुरान की तरफ आ जा भाई। देखा देखा हरामी कौन कौन वीडियो लगाता है, देख लो, शर्म। अच्छा अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था जुम्मन भाई, मैं पूछ रहा था कि भाई तुम्हारा अल्लाह कैपेबल नहीं है क्या, तुमको भेज रहा है? हम गुलामों की नहीं सुनते भाई, मालिक को भेजो। कहाँ गए जुम्मन? सच ए डिस्गस्टिंग पर्सन। मतलब बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ओ भाई पूरा मजे लेने के मूड में। अच्छा डायनासोर में एक मजेदार चीज देखिए कि जी मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि कुरान को जो भेजने वाला है उसको कोई जी दिक्कत नहीं होता है, हम कुरान की बेहुरमती करते हैं। ये जी आस पड़ोस वाले आके बोलते कि ये मत करो वो मत करो, भाई जिसकी किताब है उसको कोई दिक्कत नहीं तो तुमको क्या तकलीफ है भाई? वो चाहता है कि हम उसकी बेहुरमती करें, अच्छा भाग गया वो। अच्छा वो अगर नहीं चाहता, डायनासोर भाई देखिए आपके प्रॉपर्टी पे जी आके कोई तोड़फोड़ करेगा, आप जी। जाके नहीं मैं तो रोकोगे तो जो तोड़, हाँ अरे तो मैं तो साले की ऐसी ऐसी कर दूंगा। नहीं नहीं, अगर अगर देख रहा हूँ कि आप नहीं रोक रहे हो तो हमें क्या लगेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी का मालिक ही चाहता है कि तोड़े भाई उसको, राइट? हम बाहर से जाके क्यों रोके भाई, हम अपना आपत क्यों मोड़ ले? लेकिन साला जिसका ये किताब है बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ओ भाई मजे लेने के मूड में पूरा। आजाद भाई मैं देखिए, जी जिसकी, एक सेकंड दीजिए बस डायनासोर भाई। अच्छा आजाद भाई, जिसका प्रॉपर्टी है उसको कोई तकलीफ नहीं है, इनको क्या तकलीफ होती है आजाद भाई? जिसके बारे में बोला जा रहा है, गुस्सा तो उसको आना चाहिए, रिएक्शन तो उन्हें देना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह इनकी हिफाजत नहीं कर रहा, ये अल्लाह की हिफाजत कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आजाद भाई, 110%। मैं वही पॉइंट एक्चुअली मेक करना चाहता था जी। भी अच्छा हमारे साथ अच्छा डायनासोर भाई जस्ट एक सेकंड, हमारे साथ आतिफ भाई बोल के एक पर्सन जुड़े हैं जी। आतिफ जी भाई बात करना एक बार। जी। हाँ क्या हाल है आतिफ भाई, हसन भाई, ठीक हो? हम सब ठीक है, आप मोमिन है आतिफ भाई? क्या हाल है, ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं, आई होप आप भी बढ़िया होंगे। आप मोमिन है क्या, मैं ये मैं पूछ भी रहा हूँ। ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। सुनाओ। मैं पूछ रहा आप हूँ आप मोमिन है क्या? क्या लगता है तुम्हें? हरकतों से तो मोमिन ही लग रहे हो भाई। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या ब- लगता है मैं कौन हूँ? अरे भाई बहुत डिले जा रहा है आपको आवाज, आपको आवाज ना, हमारी आवाज आप तक बहुत लेट पहुंच रहा है। आप एक बार ना निकल के एक बार रीज्वाइन करो। जब तक मैं एक कमेंट का जवाब दे देता हूँ, समीर हाँ भाई हाँ। एक ने कमेंट किया था कि मैं पहले हिंदू था, अब एक्स हिंदू हूँ, नाउ आई एम ए मुस्लिम। तो भाई जब आप मुसलमान बन गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बॉटम लाइन कटवाइए और कुरान को फॉलो कीजिए। कुरान के अंदर आपके लिए हुक्म है कि जहाँ पर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, मोमिनों को वहां पर नहीं बैठना चाहिए। तो आप एक से हिंदू होकर मुस्लिमीन बन चुके हैं तो कुरान फॉलो करें। कुरान को लात मारने की क्या जरूरत है? कुरान कह रहा है आपसे कि जहां पर नबी की बेहुरमती हो रही है, नबी की टांग में, सॉरी, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो आपको वहां नहीं बैठने का हुक्म कुरान दे रहा है। तो आप कैसे मुस्लिम हो जो कुरान को फुटबॉल बना रहे हो? कमेंट के अंदर जो कमेंट कर रहा है मैं उनके लिए कह रहा हूँ जी। मैं कुछ बोलूं? जी हाँ सर। प्लीज प्लीज प्लीज।
जी बहुत देर से सुन रहा हूँ, बहुत सारी बातें सुनी, समझी, समझ में भी आई। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मुसलमानों का जो दिमाग होता है ना, उसको खोल करके दिमाग को निकाल दो, दिमाग को कट करके फेंक दो और उसकी जगह कलाम पाक रख दो और हदीसें रख दो। ये वहीं ठीक रहेंगे, आपस में कंफ्यूज ये वो सोच साच के अपना ये अपना 60 65 70 साल में अपना खत्म हो लेंगे, खत्म कहानी। इनका कुछ होना, इन दिमाग से इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी जी, मेरी बहुत नजर में पुरानी एक न्यूज़ है, जो बहुत पुरानी एक न्यूज़ है। अरब में डेनिस लाइन चोकअप हो गया था। जब चोकअप निकालने के लिए जब उसको खोला गया तो अंदर कुरान के नुस्खे, कुरान ये बुक्स जो है मेन होल में डाली गई थी, जो डेनिस लाइन मेन होल लाइन चोकअप हो गई थी। तो आप जो चीज़ मेन होल में डेनिस में फेंकना है, वो आप इनके दिमागों में फेंकने का हुक्म दे रहे हैं, क्या नहीं? नहीं, हुक्म क्या है यार, हम तो आपस में बात कर रहे हैं और जी, जो जी। हमारे सुन रहे अच्छा, हैं। दूसरी एक बात, मोमिनों का दिमाग निकालने की कोशिश हम करेंगे तो मोमिनों का दिमाग पहले ही निकल रहा है। और हाँ वो तो कई जगह, हाँ, बवासीर की जो बीमारी है ना, वो उन लोगों की है जिनका दिमाग निकल रहा है, क्योंकि जी हम सोचते हैं कि जी हमारी तरह उनका भी दिमाग ऊपर ही है क्या आएगी, जी लेकिन जब जी उनका दिमाग निकलता है तो उनके बवासीर की बीमारी लग जाती है। एकदम फ्रेश होता है, 3 इडियट्स की तरह फ्रेश, साला यूज ही नहीं हुआ। बढ़िया दाम मिलेगा मार्केट में। चलो भाई साहब, बहुत लेट हो रहा है और मैं भी अब ओके, इजाजत ओके, चाहूंगा। और ठीक है। आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, टेक केयर। हेलो। एटलीस्ट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, ये थैंक देखो यू, हमारे थैंक यू। भाई हैं, भटके हुए हैं। अब मैं, जी। अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ, 1.5 मिनट, आ, 90 आज 90 के लिए सेकेंड, 90 जी, जी, 90 जी, सेकेंड, ज़रूर, 60 ज़रूर, ज़रूर। सेकेंड। जी, जी, प्लीज़। एक बंद आदमी करो, बंद गया, करो, बात सुनो हमारी, इसको। अपने गांव से दूसरे गांव में घूमने गया, तो उसकी हुँ, नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो किसी डॉक्टर ने उसकी नाक काट दी। पुराने जमाने की बात है। हुँ, तो वो जब वापस अपने गांव में आया तो लोगों ने पूछा कि यार तेरी नाक कट गई, क्या बात है? कहता यार ये जो है ना, मेरी दोनों आंखों के बीच में आ रही थी, तो ये मैंने कटवा ली और मुझे अल्लाह दिख गया। समझ रहे हैं? जी, जी, जी। अल्लाह दिख गया। कह यार अल्लाह तो मैं भी देखूंगा। तो उसने भी नाक कटवा ली। अब नाक कटवा ली, कुछ दिखा नहीं। अब तीसरे ने पूछा कि यार क्या? कह मुझे अल्लाह दिख रहा है भाई। उसने भी कटवा ली। देखते देखते पूरे गांव ने नाक कटवा ली, और किसी ने आपस में एक दूसरे से ये नहीं कहा कि यार नाक तो कटवा ली लेकिन अल्लाह दिखा नहीं। सब आपस में कह रहे हैं भैया अल्लाह दिख रहा है मुझे तो। जी, और जी। उसके चक्कर में दूसरे गांव वालों ने कटवा ली, फिर उनके चक्कर में तीसरे गांव वालों ने, और कोई आपस में नहीं कह रहा कि अल्लाह नहीं दिख रहा। सब कह रहे हैं हाँ अल्लाह दिख रहा है, बहुत बढ़िया, अर्श पे बैठा है, झूल रहा है, अपना मजे ले रहा है। तो भाई ये इस्लाम यही है। ज़रूर, ज़रूर। तो थैंक यू सो मच डायनासोर भाई, सबको आप जुड़े मालूम है, आपके सबको मालूम वैल्यूएबल है क्या टाइम हो के रहा लिए। है। जी डायनासोर जी। भाई थैंक यू, आज आप जुड़े और ओके आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए गुड नाइट, हैं? आप ध्यान ओके। रखें अपना और नेक्स्ट टीम पे फिर से जुड़िएगा, बातचीत होगी, ओके? थैंक्स अ डायनासोर लॉट, भाई, ओके, थैंक्स। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय। टेक केयर। आजाद जी वापस जुड़ गए, वेलकम बैक आजाद जी। जी, जी। एक्चुअली मैं जो बोल रहा था सिद्धार्थ भाई कि मेरा ये जो जॉब है, इस मूवमेंट के साथ भी कनेक्टेड इस वजह से है क्योंकि मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था कि कौन-सा लोकेशन आप प्रेफ़र करेंगे, प्रेफ़रेंस क्या रहेंगे? तो मैंने जब इनका देखा था तो इनका ज़्यादातर जो काम मतलब इनका ज़्यादातर जो एरिया आता है, उसमें से बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने उनको कहा कि मेरे को ऐसा लोकेशन पे आप दे सकते हो क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हालाँकि मैं एक एथिस्ट हूँ, मैंने इंटरव्यू पे ही डिस्क्लोज़ किया उस चीज़ को कि हालाँकि मैं एक एथिस्ट हूँ लेकिन
खास करके मैं अगर मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि मुस्लिम फैमिलीज के बच्चों का या फिर पेरेंट्स का सोच किस तरीके का रहता है, तो मैं उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाऊंगा और उनको आने वाले जो है काम के लिए जो है या फिर आने वाले जनरेशन को पढ़ाई के लिए अप्रोच कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम लोग जो है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो है क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है कि सिद्धार्थ भाई मोमिनों के बीच में रह के उनके बच्चों को एजुकेशन को किस तरीके से डेवलप कर सके या फिर साइंटिफिक टेम्परमेंट जो है बच्चे से बच्चे तक जो है चीजें मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, तो इसके भी प्लानिंग्स ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया है सिद्धार्थ भाई जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा सा लेकिन आपको जो है स्ट्रीम्स को अपने या स्ट्रीम्स के जो रवैये हैं उसको अपने काम से थोड़ा सा डिफरेंट रखना होगा। हाँ वो तो है, वो तो है। नहीं, मैंने क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप एथिस्ट हो तो कैसे कॉप अप कर पाओगे, तो मैंने उनको क्लियरली कह दिया कि उन कम्युनिटीज के साथ अगर मुझे घुलना मिलना है तो हो सकता है कि मेरे दिल पे पत्थर रख के जो है कभी कभी जुम्मे की नमाज भी पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन उन कम्युनिटी के साथ मैं अगर कनेक्ट हो पाया और उनके बच्चों को जो है सॉफ्टली जो है साइंटिफिक टेम्परमेंट की तरफ मैं धकेल पाया, तो आई होप आने वाले जनरेशन उनके बदल सकते हैं। जी सिद्धार्थ भाई। नहीं, बहुत अच्छी बात है और अच्छा हुआ कि आपने चीज़ें क्लियर कर दी। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे कोई कंप्लेंट का और इस तरह का कोई इशू भी नहीं रहेगा। हाँ ना, एक्चुअली मेरा ना बाकी लोगों का इंटरव्यू बहुत लॉन्ग चला था, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट टाइम चला था और मैंने सिंपली उनको कह दिया था मेरे जो अप्रोच थे या फिर जब मैंने मेन फॉर्म जो फिलअप किया था वहाँ पे मैंने सारे अपने बारे में चीज़ें बताई थी कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं किस तरीके से सोचता हूँ। तो आई होप उनको ये चीज़ एजुकेशन पे अप्लाई करना हुआ है, इस वजह से उन्होंने जो है लिया। और जी सिद्धार्थ भाई। जी, आजाद जी जुड़े हैं वापस। आजाद जी ड्रॉप हो गए थे, क्या बात? आजाद भाई म्यूट पे आप। जी जी आज 12 बजने के बाद वो उसका टाइम खत्म हो गया था, तो नेट खत्म हो गया था। फिर एक एक्स मुस्लिम भाई ने अभी नेट रिचार्ज कराया, तो फिर से हम हाजिर हो गए। अच्छा, सही है। नहीं, हमको लगा कि क्या हो गया आजाद भाई अचानक से ड्रॉप हो गए। जी आजाद भाई, तो देखते अभी हैं थोड़ा। मैं उनकी आजाद बात आज भाई ही जी। सुन पाया, क्योंकि ये लैपटॉप बंद हो गया था नेट खत्म होने की वजह से। तो खैर डायनासोर सर की बात तो तकरीबन आ चुकी थी रात में, आखिर में कोई जोक सुनाए थे शायद उन्होंने, तो वो रह गया था सुनने का। मैं आगे आपकी क्या बात हुई तो सुन नहीं पाया, लेकिन अभी आपकी जो बात चल रही थी जॉब के बारे में वो सुना मैं, जब से ऐड हुआ जब से। तो आप जॉब इंडिया में कर रहे हैं? जी जी जी, इंडिया में ही चल रहा है। जी, तो दिल पर पत्थर रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर किसी ने आपसे सवाल किया कि समीर भाई है क्या, तो आप ये कहेंगे कि हाँ है। अब दूसरा सवाल ये होता कि आज़ाद है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ आज़ाद भी है। तो वो कैसा है, तो आप क्या जवाब देंगे कि मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, मैं उनके साथ रहा नहीं, मैं उनके साथ कोई बातचीत किया नहीं पर्सनल में। जो भी है आप क्लियर सच सच बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि आज़ाद एक्स मुस्लिम है। लोगों से मैंने सुना है, बस पत्थर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़े सजेशन और दे सकता, इस कम्युनिटी में रहकर इन जैसे लोगों को अगर आप अवेयरनेस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो गुलाम, जो कैदी जंजीरों से प्यार कर बैठा है, उसकी आज़ादी का कोई इम्कान नहीं होता। लेकिन जो जंजीरों का बोझ महसूस करता है, उसको आप बहुत जल्दी आज़ाद करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उन लोगों की ही ज़रूरत है कि जो खोज करते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम घराने में पैदा हुए, तो उनको किसी और चीज़ की मालूमात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस वो पसंद करते हैं। तो आप उनको बाहर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और उनको गाइड भी करना है। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि वो भी हाथों में पत्थर ले ले, और पहले काफिरों पर पत्थर मारते थे तो आप मुस्लिमों पर मारे, ये बात। बाहर निकालने का मतलब है कि मेन स्ट्रीम में आ जाए, सच्चाई को कबूल करे। वो उनकी कुरान की एक आयत है
आओ इस बात की तरफ जो मैं और तुम में यकसा है, और उसके बाद अपनी बात ऐड कर दे कि भूखे को खाना खिलाए, नंगे को कपड़े पहनाए और बेइल्म वालों को इल्म से नवाजे। आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में यकसा है, कि भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, नंगे को कपड़े पहनाए और जो बेइल्म है उन्हें इल्म से रूशनास कराएं। इल्म आपको नहीं मिला फिर उनसे सवालात करते रहो बहुत अच्छे तरीके से। जब जब भी आप बात, मैंने तो अक्सर मस्जिदों के छत पर बातें की है, मस्जिदों के वरांडे में बात की है, और ज़्यादातर एक्स मुस्लिम मस्जिदों से ही बनाया मैंने, क्योंकि जो लोग दिल के साफ होते हैं, मुस्लिम घराने में पैदा भी होते हैं, वो बहुत जल्दी एक्स मुस्लिम बनते हैं। जो दिल के साफ नहीं होते हैं और उन्हें इस्लाम की ज़रूरत होती है, वो कहते हैं कि भाई कुछ भी होऊंगा, मौलाना कुछ भी करता होऊंगा, मोहम्मद ने कुछ भी किया होऊंगा, अल्लाह है कि नहीं है पता नहीं है, मेरा तो ये धंधा है भाई, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे लोग नहीं छोड़ेंगे। एक्स मुस्लिमों की बात जब आती है तो मैं कहता हूँ एक्स मुस्लिमों का जो ग्रुप वाइज अगर हम देखेंगे तो पहले टाइप का जो ग्रुप है एक्स मुस्लिमों का, उसे कहा जाता है मौलवी। मौलवी पहला ग्रुप है मुस्लिमों का जो इस्लाम की रियलिटी जानता है। और आखिरी स्टेज में आते हैं एक्स मुस्लिम जो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम इस्लाम नहीं मानते। रियलिटी जानने वाले एक्स मुस्लिम फोर्थ टाइप में आते हैं, आखिरी टाइप में आते हैं। पहले पे मौलवी है, दूसरे पे मजबूर है, और तीसरे पे वो एक्स मुस्लिम है जो एक्स मुस्लिम होते हुए ना डिक्लेयर भी नहीं करते और इस्लाम का साथ भी नहीं देते हैं। और उनकी मजबूरी तो मैंने अपने स्ट्रीम में बताया, यहाँ बता के नई टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता जी। इच्छा मृत्यु सर बहुत बहुत अच्छा, अगर आपको जॉब लग गई है ऐसी और ऐसी जगह और ऐसी कल्चर में, तो मैं तो कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है, हर एक नॉलेजेबल एक्स मुस्लिम को ऐसी ड्यूटी लगना चाहिए। ज़रूर, और ख़ास करके बच्चों का एजुकेशन जिस तरीके का है, तो मैं उनको जो है साइंस रिलेटेड बातें, हमारी दुनिया कैसे घूमती है, ठीक है? हमारी दुनिया कैसे सूरज के चक्कर लगाता है, सूरज किसका चक्कर लगाता है एक्चुअली में, ठीक है? हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, और मान के चलिए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और ये मान के चलिए कि लॉजिक किस चीज़ को कहा जाता है, कैसे हम एक स्टेटमेंट को सुन के वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है, उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। दावे क्या होते हैं, सबूत क्या होते हैं, इन कुछ बेसिक चीजें अगर बच्चों की मैं तैयार कर सकूंगा ना आजाद भाई स्कूल में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये बेसिक्स हमारे मजबूत है तभी कम कभी ना कहीं जाके एक्स मुस्लिम बने, तो फ्यूचर में बच्चों के लिए वो थॉट प्रोसेस ब्रॉड हो जाएगा। क्योंकि वो सिद्धार्थ भाई आप देखिए कि वो स्कूल में जब बच्चा सुनेगा, देखिए वो कुछ भी मान के चले, लेकिन सिद्धार्थ भाई आपको तो ये पता है ना कि एक मौलवी से ज्यादा टीचर के बात पे रिलाई करता है सिद्धार्थ भाई बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो स्कूल में या फिर जो है जहाँ पे वो अपने एजुकेशन के सेक्शन में जाके टीचर से अगर सुनेंगे कि हम इवॉल्व हुए हैं, हम कैसे, इसके सबूत क्या क्या हैं, और वो जब मस्जिद में जाके मौलाना से सुनेगा कि धप करके आसमान से इंसान गिरे हैं, तो वो कर पाएगा रिलेट कि कौन सही बोल रहा है भाई, कौन सा लॉजिकल है भाई। जी बिल्कुल तो यही बात है जी।